हेलो फ्रेंड्स, हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जेनेटिक्स सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने देखा था जेनेटिक वेरिएशंस का, सेकेंड लेक्चर हमने देखा एनवायरमेंटल वेरिएशंस का, और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं ट्रेट। ट्रेट कि ट्रेट है क्या? इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर तो क्या डिफरेंस है ट्रेट में और कैरेक्टर में? इस चीज को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चले कि कब तो हम कैरेक्टर कहेंगे और कब हम ट्रेट कहेंगे। तो मैं एक सिंपल सी एक टर्म लिख रहा हूं यहाँ पर। एक टर्म है मॉर्फोलॉजी, और एक टर्म होती है फिनोटाइप। तो सिंपली हम हिंदी में अगर लिखें तो मॉर्फोलॉजी होती है आकारिकी। और जो फिनोटाइप है इसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप हिंदी में। तो बेसिक हो गया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिनोटाइप। दिस इज द एक सिंपल क्वेश्चन। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए कि डिफरेंस जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या होती है और जो फिनोटाइप है वो क्या होता है। तो देखो, सिंपली भाषा है, मैं कहूँ कि मान लो मानव, मैं अपनी ही बात करता हूँ, तो मानव जाति जो है उन सब मानवों के अंदर या सभी मनुष्यों में दो हाथ, दो पैर, नाक, दो आंख, दो कान, इनकी जो आकारिकी है वो सबकी समान होती है। तो मैं एक और इससे सिंपल भाषा में कहूँ कि प्रत्येक जाति के सभी जीवों की आकारिकी समान होती है। दिस इज राइट। इसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। हम पहचान जाते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर कि ये कुत्ता है, ये बंदर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, और उस जाति के सभी जीवों की सेम मॉर्फोलॉजी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि भी हाथी है तो जितने भी हाथी हैं उन सभी हाथियों को देख के हम पहचान जाएंगे कि ये सब हाथी है, क्योंकि उनकी वो मॉर्फोलॉजी है, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन है। वो उनकी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। उसने पहले से ही आधारित कर रखा है, उसकी पहचान है कि भाई ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है। वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। तो हम किसी भी जीव को पहचानते हैं उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर। मॉर्फोलॉजी की जो बाहर की आकृति है वही डिसाइड करती है किसी आदमी की या किसी जीव की पहचान। इसी तरह से हम पादपों में भी देखो पहचानते ही हैं। ये नीम का पौधा है, ये आम का है, ये सरसों का है, ये गेहूं का है, ये जौ का है। दो किलोजी रिलेटेड जो प्लांट्स हैं उनको भी आप पहचान लेते हैं कि ये वो है और ये वो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि जौ और गेहूं के पौधे एक समान हैं। छोटे जब होते हैं कि जो वो उगते हैं तो एक समान ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इनिशियल स्टेज में ही पहचान लेते हैं कि ये जौ का पौधा है और ये गेहूं का पौधा है। तो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिनके आधार पर हम उनको पहचानते हैं।
तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉर्फोजेनेटिक वेरिएशंस हैं, वेरिएबिलिटीज हैं। अब बात आती है फिनोटाइप की। फिनोटाइप इज नॉट रिलेटेड विद मॉर्फोलॉजी, बट फिनोटाइप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीनोटाइप। फिनोटाइप सिंपल नहीं है, मॉर्फोलॉजी सिंपल है, लेकिन फिनोटाइप सिंपल नहीं है। फिनोटाइप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीनोटाइप। कैसे इसे एलैबोरेट करेंगे वो देखो। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो लक्षण है, अभी मैं यहां पर लक्षण ही कहूंगा, ट्रेट इनकी और करेक्टर में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। अभी हम सिर्फ एक लक्षण मानते हैं। तो प्रत्येक लक्षण को एक जीन डिसाइड करता है। क्या करता है? एक जीन डिसाइड करता है। तो जब एक जीन डिसाइड कर रहा है तो उसके जो फिनोटाइप हैं वो भी अलग अलग ही होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूं, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, स्किन कलर इन ह्यूमन, मानव में त्वचा का रंग। देखो, स्किन कलर इन ह्यूमन, मानव में जो स्किन का कलर है, क्या ये पूरे मानव जाति का एक ही है? क्या ये पूरी मानव जाति का एक है? नहीं, ये पूरी मानव जाति का एक नहीं है। आप देखेंगे तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन स्किन कलर इन ह्यूमन। इनकी मानव जाति में जो स्किन का कलर है उसमें आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल और लीजिए, प्रत्येक मानव की हेयर स्टाइल, IQ, ब्लड ग्रुप, ये सब ऐसी चीजें हैं, यानी कि ये सब ऐसे लक्षण हैं जो किसी जीव के आइडेंटिटी के लिए जरूरी नहीं है, मतलब उसकी पहचान के लिए जरूरी नहीं है। मेरी पहचान तो इसी से हो जाएगी कि बाहर से कोई मेरी मॉर्फोलॉजी देखेगा, उसी से हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो मेरे बाल देख करके मुझे पहचानेगा कि भाई इसके बाल ऐसे थे तो वो ये था, और उसके बाल ऐसे हैं वो ये है। नहीं, चाहे भले उसके बाल कैसे भी हैं, ब्लड ग्रुप कोई भी है, स्किन कलर कोई भी है, उसको बाहर से मॉर्फोलॉजी के आधार पर पहचान लेगा कि ये मनुष्य है। ठीक, अब आपको एक थोड़ा सा बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि मॉर्फोलॉजी और फिनोटाइप में क्या अंतर है। मॉर्फोलॉजी बाहर का लक्षण है और फिनोटाइप डायरेक्टली रिलेटेड होता है जीनोटाइप से। ठीक है, फिनोटाइप अकेला नहीं है, फिनोटाइप जुड़ा हुआ है किससे? जीनोटाइप से। अब यही चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर ट्रेट और कैरेक्टर बहुत आसान हो गए। देखिए, कैरेक्टर तो मैंने बताया था आपको, मॉर्फोलॉजी है। कैरेक्टर क्या है? ये है मॉर्फोलॉजी, यही कैरेक्टर है। और ये क्या है? ट्रेट, ये ट्रेट है। मॉर्फोलॉजी एक जीव यानी एक मनुष्य के या एक ऑर्गेनिज्म के, एक लिविंग बीइंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो वो सब इसके कैरेक्टर हो गए। कैरेक्टर है जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये सब कैरेक्टर्स हैं। ट्रेट क्या है? ट्रेट है कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है। अब मैं बेसिकली सही बात पा जाता हूं। ट्रेट मतलब कि उसके अंदर जो जीन है और वो जीन किस प्रकार के फिनोटाइप बनाते हैं
और वो फिनोटाइप फिर एक लक्षण दिखाता है, जो लक्षण पर रूप बनता है वो उसका ट्रेट है। जीन से संबंधित होता है ट्रेट, यानी कि आपको दो बहन भाइयों में, दो भाइयों में, दो अगर जुड़वा बच्चे हो रहे हैं उनमें सब में आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखाई देगा, और जो डिफरेंस दिखाई देता है ना वो उनके ट्रेट्स होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको लेता हूं कि जैसे मेंडल ने लिए थे पी, मटर का पौधा लिया था मान लीजिए, तो एक पौधा था भाई बोना ड्वार्फ, और एक पौधा था लंबा। तो हमने इसको करेक्टर न बोल करके फिनोटाइप बोला था, अगर आपको याद हो तो कुछ, अभी और आगे आ जाएगा। वैसे आप पिछली कक्षाओं में सब पढ़ के आए हैं कि बोना और लंबा जो है वो करेक्टर नहीं है बल्कि एक ट्रेट है। क्या है ये? एक फिनोटाइप है। यानी कि देखो ये बोना है, ये लंबा है। क्या लंबा पौधा ही मटर का होगा? क्या बोना पौधा ही मटर का होगा? नहीं। हम मटर के पौधे की मॉर्फोलॉजी को देख के बता देंगे कि ये पौधा मटर का है, चाहे वो लंबा हो और चाहे वो बोना हो। तो लंबे और बोने से उसकी आइडेंटिफिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके फिनोटाइप पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो लंबा और बोना पौधे का फिनोटाइप है और इसी को हम कहते हैं ट्रेट। तो अब क्लियर हो गया होगा। हिंदी में अगर हम कहेंगे दोनों को लक्षण, चाहे वो ट्रेट है और चाहे वो करेक्टर है। अब हम बात करते हैं कि दो प्रकार के ट्रेट्स होते हैं। दो प्रकार के ट्रेट्स होते हैं किसी भी जीव में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग बीइंग है उनमें लगभग दो प्रकार के ट्रेट देखे गए हैं। एक तो होते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट, जैसा कि देखो आपको पता लग ही रहा है कि वो गुणों से संबंधित है, क्वालिटी से संबंधित है, तो उनको हम कहेंगे गुणात्मक लक्षण। क्वालिटी है, क्वालिटेटिव ट्रेट है, तो गुणात्मक लक्षण है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कोई इंसान झूठा है या सच्चा है, कोई पादप किसी रोग के प्रति रेजिस्टेंट है या ससेप्टिबल है, या तो उसमें रोग नहीं होता है या फिर रोग हो जाता है। देखो, जो गुणात्मक क्रिया की जो लक्षण होते हैं, पहली बात तो यह है कि इनकी ज्यादा गुणात्मक श्रेणी नहीं बनती है, मतलब इनके केवल 2 या 3 श्रेणियां ही बनती हैं। देखो 2 या 3 कैसे बनेंगी? 2 या 3 ऐसे बनेंगी, या तो ये डोमिनेंट होंगे या फिर ये रिसेसिव होंगे और या फिर बीच के होंगे। इनको हम कहेंगे सह प्रभावी या कोडोमिनेंस। लेकिन इसकी संभावना लगभग बहुत कम है। 2 या 3 श्रेणी बनेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई पादप रेजिस्टेंट है तो ये रेजिस्टेंट है। मैं कह रहा हूं कोई पादप ससेप्टिबल है तो ये ससेप्टिबल है, क्योंकि ये रिसेसिव हो गया, ये हो गया डोमिनेंट प्रभावी, ये हो गया प्रभावी। और इसकी एक श्रेणी ये भी बन सकती है, ये वाली। अब इसमें क्या है कि शुरुआत में हम कहेंगे भाई कैपिटल आर है, इसका मतलब है कि ये आर डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि कुछ कंडीशन में ये रोग को नहीं होने देगा, और अगर ज्यादा ही सेवर कंडीशन हो या ज्यादा अनुकूल कंडीशन हो तो फिर ये आराम से रोग को
होने भी देगा, तो फिर ये रोग को रोक नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वालिटी दिखाती है भैया, डोमिनेंट, रिसेसिव और कोडोमिनेंस, 3 प्रकार की सीरीज यहाँ पर बन सकती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के जो ट्रेड्स होते हैं उनको 1 या 2 जीन ही नियंत्रित करते हैं, 1 या 2 जीन ही नियंत्रित करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एक या 2 जीन ही नियंत्रित करते हैं, इससे ज्यादा जीन इसको नियंत्रित नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपने देख ही लिया। अब देखो ये सब जो है वो क्वालिटी से संबंधित है। क्वालिटी जो गुण है, जैसे देखो अपना मोस्टली हम क्वालिटी के लिए इसी को लेते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस को। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो कैपिटल आर जीन है, मैं देखो या तो कोई पौधा ऐसा है कि इसके अंदर रोग होता है तो उसको हम कहेंगे ससेप्टिबल, और अगर एक पौधा ऐसा है इसमें रोग होता नहीं है तो उसको हम कहेंगे प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट। तो जो प्रतिरोधी है और रेजिस्टेंट है, अगर उसमें मान लीजिए कोई रेजिस्टेंट प्लांट है तो उसका मतलब उसमें बिल्कुल रोग होता ही नहीं है, तो एक कैटेगरी तो वो हो गई। दूसरी कैटेगरी वो हो जाएगी कि इसमें रोग होता है, इसके बीच की कोई कैटेगरी है ही नहीं है। अगर मान लो कोई रेजिस्टेंट प्लांट है, उसमें थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो हम कहेंगे ससेप्टिबल है, इसमें रोग हो सकता है। ठीक है, 2 से ज्यादा कैटेगरी नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी 3 कैटेगरी बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मानव के अंदर ब्लड ग्रुप 3 क्या 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, AB और O। लेकिन AB जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, जिसमें A और B दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एक A है जिसमें केवल एक प्रकार का है, एक B है जिसमें B प्रकार का है, और तीसरा है AB कोडोमिनेंस। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर 2 या 3 कैटेगरी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हो गया भाई क्वालिटेटिव ट्रेट्स। एक दूसरा है क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट ये क्या होता है? देखो, क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब है, पहली बात तो आप हिंदी में समझिए, मात्रात्मक लक्षण। मात्रात्मक, जहां पर मात्रा आ जाती है इसका मतलब है कि उसे हम नाप सकते हैं, उसे हम तोल सकते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है, पहली कंडीशन तो इनकी यही है कि इन्हें हम नाप सकते हैं, इन्हें हम तोल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं। और दूसरी बात देखो, यहां पर मैंने कहा था कि इसकी 2 या 3 श्रेणियां बन सकती हैं, यहां पर इसकी बहुत श्रेणियों में बांटा जा सकता है, या बहुत सारी श्रेणियां बन सकती हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई किसी एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं उन सभी स्टूडेंट की जो हाइट है वो एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है। क्यों? इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि भाई सभी क्लास में बैठे हुए बच्चों की जो हाइट है वो 4 से और 5 फुट के बीच में है। अगर मैं गुणात्मक श्रेणी में लेता हूं या गुणात्मक ट्रेट्स के अंदर क्वालिटेटिव ट्रेट्स में लेता हूं, तो फिर यहाँ केवल 2 ही श्रेणी बनेंगी, या तो 4 फुट के या फिर 5 फुट के। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स की लंबाई या तो 4 फुट है या फिर 5 फुट है? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी लंबाई जब मैं कह रहा हूं कि 4 से 5 फुट के बीच में है तो वो 4.1 भी होगी, 4.2 भी होगी,
4.3 भी होगी, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। इस तरह से यहां पर 4.4 से लेकर के 5 तक ये श्रेणियां बन सकती हैं। दूसरी बात कि इन करेक्टर को, जो क्वांटिटेटिव करेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं, इनको गवर्न करने वाले 2 से ज्यादा जीन होते हैं। 2 से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं। 2 से ज्यादा जीन नियंत्रित करते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ईल्ड पैदावार इसको हम कहते हैं। ईल्ड उपज। अब मुझे थोड़ा सोचकर बताएं या अपने आप में सोचें, क्या उपज कोई करेक्टर है? क्या उपज कोई करेक्टर है? नहीं। उपज कोई एक लक्षण नहीं है कि हम कह दें भाई ये उपज एक लक्षण है, जैसे एक ट्रेट है। जैसे मैंने कहा कोई रेजिस्टेंट है या फिर ससेप्टिबल है, वो एक ट्रेट हो गया। लेकिन उपज कोई एक ट्रेट है? पैदावार, किसी फसल की पैदावार क्या एक ट्रेट है? नहीं, बल्कि ये बहुत सारे ट्रेट से मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इस वैरायटी की पैदावार ज्यादा है। देखो, जैसे मान लो हम सरसों की बात करते हैं, तो सरसों में पैदावार को नियंत्रित करने के लिए कोई एक जीन नहीं है कि वो उस जीन को डाल दीजिए और उस जीन से पूरी सरसों की पैदावार बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर साइंटिस्ट इतना टाइम थोड़ी लगाते किसी वैरायटी को बनाने में, एक वैरायटी को प्रोड्यूस करने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में या उसको बनाने में लगभग 15-16 साल लग जाते हैं। क्यों बनाते भाई? क्यों इतने साल लगाते? वो तो एक जीन अगर है तो उस एक जीन को आइडेंटिफाई कर लो और उस एक जीन को आइडेंटिफाई करके किसी भी एक वैरायटी में डाल दो, बस बन गई नई वैरायटी। क्या मतलब है इतनी बड़ी लैब और ये सब को लगाने की? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वांटिटेटिव ट्रेट में जब पैदावार की बात चलती है तो उस समय क्या होता है कि जब एक क्वालिटेटिव ट्रेट को और एक क्वांटिटेटिव ट्रेट, जब आप क्वालिटेटिव ट्रेट को बढ़ाते हैं तो क्वांटिटेटिव ट्रेट घट जाता है। अगर मान लो आप किसी फसल में रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो जीन है ना, ये इस जीन को रिप्लेस करेगा कहीं ना कहीं से, तो इससे क्या होगा? इस पर साइड इफेक्ट बनेगा, इसकी पैदावार ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो अब देखो, क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है वो अकेला नहीं है। मतलब सरसों की पैदावार की बात करें तो पैदावार तो अकेली नहीं है कि भाई एक ही जीन से गवर्न हो जाए, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जीन्स हैं जो मिलकर के काम करते हैं और प्रत्येक जीन का उस पैदावार के लक्षण को बनाने में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान होता है। हर जीन का कंट्रीब्यूशन होता है और अगर वो जीन थोड़ा सा अपना काम करना बंद कर दे तो उतने ही % लक्षण उसमें से कम हो जाते हैं। देखो, जैसे मैं सरसों की पैदावार के लिए कह रहा हूं तो इसमें देखो मैं कई कैरेक्टर लिख रहा हूं। नंबर 1, जैसे एग्जाम्पल के लिए पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई आप सब जानते हैं कि जितनी ज्यादा पौधे की लंबाई होगी उस पर उतनी ही ज्यादा फलियां लगेंगी। अगर पौधा बोना होगा तो उसके ऊपर कम फलियां लगेंगी, सब जानते हैं। दूसरी बात, पौधे पर शाखाओं की संख्या जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतनी ज्यादा फलियां लगेंगी। तीसरी चीज, सभी शाखाओं की लंबाई। चौथी चीज, फलियों की संख्या, जो पोड लगती है उनकी संख्या।
फलियों की संख्या। पांचवी चीज, फली की लंबाई। फली की लंबाई इतनी ज्यादा होगी, दाने उतने ज्यादा आएंगे। नंबर 6, फली में दानों की संख्या। नंबर 7, दानों का भार। तो ये कुछ करेक्टर मैंने यहां पर लिखे। ये करेक्टर आप सोचकर देखो कि ये सब करेक्टर जब होंगे ना, तब जाकर के एक पैदावार बनेगी। नहीं भाई, ये सभी करेक्टर जब अपना अपना योगदान देंगे, पौधे की लंबाई भी होनी चाहिए, पौधे पर शाखाएं भी होनी चाहिए, शाखाओं की लंबाई भी होनी चाहिए, फलियों की संख्या भी होनी चाहिए, फली की लंबाई, दानों की संख्या, दानों का भार, ये सब होंगे तब जाकर के पैदावार यानी कि उपज बनेगी। अगर ये सब नहीं होंगे तो उपज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक। अब एक चीज उल्टा सोचिए, अगर मान लो मैं कह रहा हूं ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है, इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट जो मात्रात्मक लक्षण होते हैं वो ये बता दिए मैंने, इसके लक्षण ये होते हैं। दूसरी बात, इन ट्रेट्स को गवर्न करने वाले बहुत सारे जीन होते हैं, प्रत्येक जीन का एक अपना थोड़ा थोड़ा योगदान होता है। अब एक यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई शाखाओं की जो लंबाई है वो कम हो जाए, यानी कि शाखाओं की लंबाई को बनाने वाला जीन अपना काम करना बंद कर दे, तो शाखाओं की लंबाई नहीं बढ़ेगी। शाखाओं की लंबाई नहीं बढ़ेगी तो फलियों की संख्या कैसे बढ़ेगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली यील्ड जो है अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। अब देखो, मैंने यहां पर इनको ट्रेट कहा है, कैरेक्टर नहीं कहा है, क्योंकि सरसों तो देखो, सरसों का जो पौधा है उसको तो हम बाहर के लक्षणों के आधार पर देख के बता सकते हैं कि ये तो सरसों का पौधा है, लेकिन उसकी पैदावार ज्यादा आएगी कम आएगी ये उसके ट्रेट्स डिसाइड करेंगे। ट्रेट्स मतलब उसकी जीनोटाइप डिसाइड करेगा कि इसकी पैदावार ज्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ट्रेट, और ट्रेट को डिसाइड करता है जीन, और जीन जो है वो एक लक्षण को बनाता है। इनमें से अगर कोई सा भी एक लक्षण या कोई सा भी एक ट्रेट, कोई सा भी एक जीन काम करना बंद कर दे तो इस ट्रेट पर, इस कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये थे आज हमारे ट्रेट्स, जिनको समझना जरूरी था, क्योंकि हम बार बार बात करेंगे लक्षणों की, ट्रेट्स की, कैरेक्टर्स की। तो आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर होता है। एक बार फिर से मैं कह देता हूं कि कैरेक्टर वो होता है जिसको मॉर्फोलॉजी के आधार पर देखकर बताते हैं, और ट्रेट वो होता है जो फिनोटाइप से बनता है, जीनोटाइप से बनता है, जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पढ़ते रहिए।